वेलकम टू द ब्लैक होल। एक नई एक्साइटिंग लेक्चर के साथ आज मैं यहाँ पे मुझे बुलाया गया है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ इरफान सईद और आई एम ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट। My graduation is in space science from IST, and I have worked in collaboration with United States University, Tarleton State University, and I have been given privilege to work on their telescope. उनकी अपनी टेलीस्कोप थी, 1 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप, और थ्रू रिमोट एक्सेस इन पाकिस्तान हेयर मैंने उनके टेलीस्कोप के थ्रू डाटा लिया, उसको ऑब्ज़र्व किया, एंड आई बीन आई वुड से कि एक मेहनत और लक फॉर्चून भी मेरे साथ था अल्हम्दुलिल्लाह के आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली पाकिस्तानी टू डिस्कवर प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स। एज बताइए और इलाका बताइए। मेरी एज 28 ईयर्स है और आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान, बट मैं अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया था। इस्लामाबाद मेरी एजुकेशन यानी कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भी यहीं की है। आफ्टर दैट आई हैव बीन वर्किंग एज टीचिंग असिस्टेंट एट माई अल्मा मैटर IST, और IST सही है। उसके बाद मेरी वहीं पे ही एज अ टीचिंग असिस्टेंट मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना। और आफ्टर दैट मैं सुपारको में, जो पाकिस्तान स्पेस एजेंसी है, वहाँ पे जॉब करता रहा हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। 17 स्केल मेरी जॉब थी वहाँ पे, और रिसेंटली मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया है। और नाउ आई एम वर्किंग विद ए मल्टीनेशनल कंपनी नोन एज शेटेक, एंड वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग पाकिस्तान ओन इंडिजिनस टेलीस्कोप, जिसको हम फॉर नॉर्मल जो स्टार गेजिंग पर्पज़ है उसके लिए भी यूज़ करने का प्लान है। विद दैट वी आर आल्सो प्लानिंग टू कंडक्ट सम रिसर्च वर्क यूजिंग दैट टेलीस्कोप। तो उसका मेन यही होगा कि हम उसे एक रिमोट एरिया में, जहाँ पे क्लियर स्काई हमें विजिबल हो, वहाँ पे उसे इंस्टॉल करेंगे और उसे हम टोटली रिमोटली एबल करेंगे विद द लैपटॉप, विद द इंटरनेट, जिस तरह से मैंने एक अमेरिकन टेलीस्कोप को यूज़ किया। सो हमारा माइंडसेट ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए उस टेलीस्कोप को यूज़ करें। हम उसकी एक वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट बनाएंगे और प्रपोजल्स एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जिनके प्रपोजल्स अलाइन होते हुए, ज़्यादा कैची हुए, ज़्यादा कंपेलिंग हुए, हम फिर उन्हें नाइट्स उन्हें एकोमोडेट करें, एलोकेट करेंगे, जिसमें वो डाटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम दैट टेलीस्कोप फॉर देयर रिसर्च पर्पस। उसके अलावा भी जो भी इवेंट्स, कोई एस्ट्रोनॉमी के इवेंट्स कोई इस तरह के करवाने हुए तो हम उसको भी उसमें एकोमोडेट करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम नाउ वर्किंग विद दैट कंपनी। और बिसाइड दैट मैं अपनी PhD के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ अब्रॉड, ताकि मैं अपनी जो एडवांस स्टडीज़ हैं इन एस्ट्रोनॉमी उसको परस्यू कर सकूं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। PhD के लिए US इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। वहाँ पे मेरे प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ मैं लिंकअप हूँ, उनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ। और अभी अगर मैं अब की करंट अपनी रिसर्च एक्टिविटी की बात करूँ तो मैं 2 प्रोफेसर्स के कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। वन इज़ इन USA टेक्सास एंड सेकंड इज़ इन टर्की। और आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन नासाज स्पेस टेलीस्कोप डाटा, जो कि टेस्ट के नाम से एक टेलीस्कोप उन्होंने भेजी थी 2018 में, जो कि उन्होंने डेडिकेट की थी फॉर एक्सोप्लैनेट स्टडीज़। नासा को विजिट किया है? मैं कभी अमेरिका नहीं गया। जी जी। ओके, एनी हाउ इंशाल्लाह इन फ्यूचर डेफिनेटली आई वुड बी देयर, तो वहाँ पे विज़िट भी करेंगे। लेकिन अभी मैं उनका जो ऑनलाइन डाटा आर्काइव है, जो उनका कैटलॉग है, वहाँ से मैं वो डाटा डाउनलोड करता हूँ और अंडर द सुपरविजन ऑफ माय रिसर्चर्स, जो कि जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करके काम कर रहा हूँ, तो उनकी गाइडेंस में उस डाटा को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह उसको रिफ़ाइन करना है, तो वो सारा प्रोसेस मैंने सीखा है। और आई एम नाउ वर्किंग ऑन 7 एक्सोप्लैनेट्स, जिनमें से 3 of them are Jupiter sized planets, 3 of them are
नेपट्यून साइज एंड वन इज़ सुपर अर्थ साइज, यानी कि अर्थ से तकरीबन 1.5 से 2 गुना बड़ी है वो प्लैनेट। सो अभी तक की मेरी जो फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर तकरीबन काम हो चुका है और वी विल बी पब्लिशिंग वेरी सून। और तो ये मेरी आगे एडमिशन में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। टुडेज़ टॉक अगर हम उसकी बात करें तो it is not on exoplanets, actually it is on another exciting field of astronomy, gravitational waves. अभी तो नहीं, 2015 में for the very first time gravitational waves were discovered. Gravitational waves होती क्या हैं और हम इससे क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द यूनिवर्स, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वैसे जो एस्ट्रोनॉमी है, ख़ास तौर पे जो हम ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, और एस्ट्रोनॉमी की टोटल एक्चुअली मेन अगर सब टाइप्स की बात करें ना, तो एस्ट्रोनॉमी तो आपको पता है ओवरऑल उसकी क्या डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेनास अकरिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है ना, लाइक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, क्वेज़ार्स, all this stuff within the universe. When we study them, this is called astronomy. जब हम उनकी बेसिक स्टडीज़ की बात करते हैं कि उनका डिस्टेंस कितना है, वो किस तरह मूव कर रहे हैं ओवर द ईयर, उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एस्ट्रोनॉमी। लेकिन जब हम फिज़िक्स के लॉज यूज़ करते हैं, लाइक वी आर डूइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसमें हम डॉपलर शिफ्ट की बात करते हैं कि हमसे दूर जा रही है तो किस स्पीड से दूर जा रही है, हम उसकी रेड वेवलेंथ, रेड शिफ्ट को मेजर करते हैं। दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स। जब हम फिज़िक्स को यूज़ करते हैं टू स्टडी द यूनिवर्स, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोफिज़िक्स। एक और ब्रांच है, दैट्स कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एज अ होल। जब बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पे हम पहुंच जाते हैं ना, लाइक हाउ द यूनिवर्स बिगेन, व्हाट इज़ बिग बैंग, हाउ गैलेक्सीज कोलाइड, यानी कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक लेवल पे जब आप पहुंचते हैं, जब आप ओवरऑल यूनिवर्स को एज अ होल स्टडी कर रहे होते हैं, देन वी एक्चुअली कॉल इट कॉस्मोलॉजी। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हम अपनी फील्ड में यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर थोड़ी सी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, ताकि क्लियर हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। सो आज हम जो स्टडी करेंगे, दैट्स द मिक्सचर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोफिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी। हम ब्लैक होल मर्जिंग के ऊपर बात करेंगे, हाउ ब्लैक होल्स एक्चुअली कम क्लोज टू ईच अदर, जो बाइंड्रीज के अंदर एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हाउ दे कम क्लोज टू ईच अदर। या जब हम न्यूट्रॉन स्टार्स की बात करते हैं, नाउ आई थिंक न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार। और दैट्स एक्चुअली द रेलिक और रेमिनेंट ऑफ सुपरनोवा, यानी कि वो एक डेड स्टार होता है जब एक मैसिव स्टार ऑलमोस्ट मोर देन 8 सोलर मैसेज, यानी कि 8 टाइम्स द मास ऑफ सन, जब एक स्टार अपनी एंडिंग स्टेज पे होता है, जब अपना फ्यूल कंज्यूम कर चुका होता है, देयर इज़ नो हीट या देयर इज़ नो एनर्जी टू कंपनसेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट्स एक्चुअली गोइंग इनवर्ड, जो कि उसको कंप्रेस कर रही है। तो उसके ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, कोई आउटवर्ड प्रेशर नहीं है, जो कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होता है, जब वो सारा का सारा फ्यूल यूज़ कर लेता है। तो वो जब ओवरकम करती है ग्रेविटी उसके ऊपर, तो दैट स्टार कैन नॉट विदस्टैंड दैट मच प्रेशर और दैट मच ग्रेविटी, और वो बाहर की तरफ एक लिमिट आती है जब वो बाहर की तरफ जो है ना एक्सप्लोड करता है, और उसके दरमियान में एक कोर बचती है। दैट कोर इज़ वेरी वेरी डेंस। वो कितनी डेंस होती है, उसका क्या मैस होता है, उसका क्या डायमीटर होता है, वी विल स्टडिंग इन द स्लाइड्स। तो उसको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और हम न्यूट्रॉन स्टार ही क्यों कहते हैं, मतलब हमने इसको यही क्यों नाम दिया है, तो एक्चुअली उसकी जो फंडामेंटल्स है वो उसके नाम के अंदर ही छुपी हुई है कि वाई वी कॉल इट न्यूट्रॉन स्टार। So the topic of our today's lecture is listening to cosmic symphony, investigating gravitational waves with pulsar timing. अब अगर हम पहली जो इसका सेक्शन है उसके ऊपर ज़रा गौर करें तो listening to the cosmic symphony,
एस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो है ना, नॉर्मली जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो अपने लैब में या अपने ऑफिस में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट यू कैन से कि डिटेक्टिंग, जो उन्होंने लाइट डिटेक्ट की होती है, जो उन्होंने टेलीस्कोप के ज़रिए जो भी उन्होंने डाटा लिया होता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं. सो द ओनली इंफॉर्मेशन दे हैव इज़ द लाइट. क्योंकि डिस्टेंसेस, बाकी अगर आप फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो जितना भी आप डाटा होता है या जो भी उनके पास मटेरियल होते हैं वो उनके एक्सेस में होते हैं. दे आर मेकिंग देम रिएक्ट. अगर वो केमिस्ट्री की बात है, फिज़िक्स में वो उनके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, तो ऑब्जेक्ट्स हमसे इतना दूर हैं, द डिस्टेंसेस आर सो लार्ज दैट वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट ईजिली सेंड आर स्पेस क्राफ्ट देयर. हमने मून पे तो भेज दी, मार्स पे भी भेज दी ऑफ कोर्स, लेकिन दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और अगर हम स्टार्स की बात करें तो वो तो फिर नियर टू इम्पॉसिबल है वहाँ पे अपने टूल्स या अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजना. तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टडीइंग दोज ऑब्जेक्ट्स? दैट्स एक्चुअली हम एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि एक डिफरेंट फील्ड को डिफ़ाइन करती है, लेकिन वो इस फील्ड को भी बहुत एक्यूरेटली डिफ़ाइन कर रही है. दैट्स कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. हम रिमोट सेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, अर्थ की इमेज ले रही हैं, और हम उस इमेज को फॉर द एग्रीकल्चरल एनालिसिस या इस तरह से हम यूज़ करते हैं. दैट्स रिमोट सेंसिंग. लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो दैट्स एक्चुअली द रिमोट सेंसिंग एज वेल, कि हम यहाँ पे रहते हुए वी आर रिमोटली सेंसिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. वी आर नॉट टचिंग दैम, we are not reaching out to them, we are only detecting the light, and using that light we are deciphering the properties, the characteristics of that object. Like हम यहाँ पे बैठे हुए सिर्फ उसकी लाइट से हम स्टार का मास भी फाइंड कर लेते हैं, उसकी डेंसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, उसका रेडियस क्या है वो भी वो कितना दूर है हमसे वो भी फाइंड. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट स्टार इज स्टडीड यूजिंग दैट लाइट. तो कहने का मकसद ये है कि एस्ट्रोनॉमर के लिए लाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी आर लिविंग. लेकिन रिसेंटली 2015 में साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और, कॉस्मोलॉजिस्ट ने एक और वे ऑफ इंफॉर्मेशन अखज़ की फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स. लाइक जो लाइट है, लाइट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ वेव. दो किस्म की वेव्स हम पढ़ते हैं. वन इज़ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. एग्जैक्टली. मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए. No medium is required for them to propagate, and for mechanical waves medium is required. Like sound के लिए medium required है, water waves, water के अंदर जो waves बनती हैं उसके लिए water required है. तो जो medium require करती हैं that's mechanical waves. और जब हम without medium जो space के अंदर move कर सकती हैं, propagate कर सकती हैं, that's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और जो लाइट है दैट्स एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स वाई इट कैन मूव फ्रीली इन स्पेस. और हमें जो सन से लाइट, दैट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें पहुंचा रहा है. सो दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस. अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो इसमें फुल फ्लैज एक स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तीन फंडामेंटल उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं. वन इज़ एनर्जी, सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज़ वेवलेंथ. ठीक है. और ये तीनों चीज़ें आपस में इस तरह से इंटरैक्ट या इस तरह से आपस में इंटरमिंगल्ड हैं कि ये एक दूसरे को चेंज करती हैं. एक चीज़ में कमी दूसरी में बढ़ोतरी का बायस बनता है, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, एंड दैट्स द स्पीड. स्पीड हमेशा उसकी कांस्टेंट रहेगी. अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बट अल्टीमेटली स्पीड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, लाइक
शायद मैं यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे शायद कुछ आपको नजर आ जाए, हियर इट इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो गामा रेज से शुरू होता है। गामा रेज हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट वेवलेंथ। फिर उसके बाद एक्स रेज है, उसकी उससे कम एनर्जी है, कम फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। देन मूव्स टू अल्ट्रा वायलेट, देन कम्स द विजिबल पार्ट। तो जो हम लाइट ऑब्जर्व कर पाते हैं, आर आईज आर ओनली कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग दिस पोर्शन। दिस इज अ वेरी स्मॉल बैंडविड्थ विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि 95% ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती हैं। हम सिर्फ इस पोर्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं जिसे हम विजिबल रीजन कहते हैं। उसके अलावा जितने भी रीजन हैं जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, ये हमारी, और एक्चुअली हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो बनी ही कुछ इस तरह से है कि मोस्ट ऑफ दीज रेज कैन नॉट पेनिट्रेट। Gamma rays cannot penetrate, X-rays cannot penetrate, ultraviolet cannot, because they have so much high energy कि वहाँ पे जो ओजोन पार्टिकल्स हैं वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, वो वहीं पे उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ये हमारे लिए खुशाइन बात भी है। हमारी अर्थ को इस तरह से बनाया गया, इस तरह से वो एक बनी है कि वो इस तरह की हैजर्डस जो रेज हैं जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट आ जाती हैं, उनको नहीं पेनिट्रेट। अदरवाइज़ हमारा जो स्किन बर्न है या जो स्किन कैंसर है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि इट कैन इंटरेक्ट विद द डीएनए ऑफ आवर डीएनए, और हमारे डीएनए को अगर चेंज कर दें और उसमें रेप्लिकेशन शुरू कर दें तो दैट्स डेफिनेशन ऑफ कैंसर, तो वो स्किन कैंसर का बाइस बन सकती हैं। फिर इंफ्रारेड की बात करें तो हमारे जो क्लाउड्स हैं या जो आप कह सकते हैं जो पार्टिकल्स इन एयर हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है या वाटर वेपर्स हैं, वो भी इंफ्रारेड को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती हैं। उनकी जो वेवलेंथ है वो, अच्छा अब ना अगर मैं थोड़ी सी बात करूं हाउ रेडिएशंस इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल, अगर रेज की जो वेवलेंथ है उससे साइज ऑफ पार्टिकल अगर बड़ा है तो वो रेज को नहीं गुजरने देगा, वो रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा या स्कैटर कर देगा। हम क्यों स्काई को ब्लू देखते हैं ड्यूरिंग द डे? स्काई इज़ नॉट ब्लू, नहीं वाइट भी नहीं है, स्काई इज़ ब्लैक, इट हैज़ नो कलर। दूसरे कलर हमें क्यों ब्लू नज़र आता है? समुद्रों के रंग की रिफ्लेक्शन। नो, समुद्र को भी कलर कहाँ से मिलता है? एक्चुअली हमारा जो, अच्छा अब एक और जो इसमें एक और मैं एडिशन कर दूंगा कि सूरज, जब भी हम सन का डायग्राम बनाते हैं, या उसमें आप में से काफ़ी यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे होंगे या बचपन में उन्होंने की होगी थोड़ी सी डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, तो हम हमेशा जब भी सूरज बनाते हैं उसको येलो कलर करते हैं। सन इज़ नॉट येलो, इट्स वाइट। अगर सन येलो होता ना तो हमें क्लाउड्स भी येलो नज़र आते। क्लाउड्स क्यों वाइट नज़र आते हैं, या स्नो हमें क्यों वाइट नज़र आती है, स्नो हमें येलो क्यों नहीं नज़र आती? तो हमें जो ये वाइट कलर मिलता है ना सन का, वो एक्चुअली इट्स द मिक्सचर ऑफ ऑल लाइट्स, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स जो कि न्यूटन ने डिस्कवर किए थे। एक्चुअली ये 6 कलर्स थे, उसको कुछ फैसिनेशन थी 7 के साथ, तो उसने एक कलर ऐड किया था, दैट्स कॉल्ड इंडिगो। 7 कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। दैट्स अ 7 कलर कॉम्बिनेशन। इन सबको मिक्स करें तो वो वाइट लाइट बना देता है। तो हमें जो सन से लाइट मिलती है दैट्स प्योर वाइट। और इसमें सबसे जो कम वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ है, वो है वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो होता क्या है कि जो हमारी अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो जो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट्स हैं, क्योंकि वो वेवलेंथ उनकी कम है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स, तो वहीं पे ही स्कैटर हो जाती हैं, एंड दैट मेक्स आवर स्काई अपीयर ब्लू। इसीलिए अगर आप मॉर्निंग स्काई या इवनिंग स्काई देखें तो आपको रेडिश स्काई नज़र आता है। वाई? कभी इसके ऊपर फोकस किया? ऑल्दो आज का लेक्चर टोटली ऑन लाइट नहीं है, मैं लेकिन लिंक अप कर रहा हूँ कि वाई वी नीड ग्रेविटेशनल वेव्स, या ग्रेविटेशनल वेव्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से डिफरेंट कैसे हैं। तो एक्चुअली जब सन इज सेटिंग या सन इज राइजिंग
तो उसका एक जो एंगल बन रहा होता है विद द अर्थ विद द एटमॉस्फेयर, एक ओब्लिक एंगल बन रहा होता है, दैट्स नॉट डायरेक्टली, एक ओब्लिक एंगल है। तो द मोर द स्काई सन इज एट द होराइजन, द मोर लाइट इट हैज़ टू ट्रेवर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली, यहाँ पे स्मॉल लेंथ थी, यहाँ पे एल्दो के है तो उतनी है एटमॉस्फेयर, लेकिन क्योंकि एक एंगल से पेनिट्रेट हो रही है तो वो एक्चुअली एंगल की वजह से इट अपीयर्स के जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। द मोर द थिक द मोर द वाइडर द एटमॉस्फेयर इज, द मोर टाइम या फिर द मोर डिस्टेंस इट हैड टू ट्रैवल। तो जो ब्लू लाइट है वो बहुत पीछे स्कैटर हो गई। अब येलो भी स्कैटर हो रही है, ऑरेंज भी स्कैटर हो रही है और कुछ पार्ट ऑफ रेड भी स्कैटर हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर्स अ orangish sky during sunset because of the scattering of that light. ठीक, so this is the fundamental concept of how electromagnetic radiations या जो सन से हमें waves मिलती हैं, लाइट मिलती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हम तक जब पहुंचती है तो वो उस तरह से नहीं होती। और why we see different colors on earth, because of the reflection of sunlight on that object and that reflected light comes to our eyes. अगर हमारा सन रेड ड्वार्फ होता, इट्स अ टाइप ऑफ स्टार्स जो कि सिर्फ रेड कलर में ज़्यादा वेवलेंथ, ज़्यादा लाइट अमिट करते हैं। अगर रेड ड्वार्फ होता तो हमें जितनी भी ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पे नज़र आते वो रेडिश कलर के नज़र आते, बाकी कलर हमें कोई भी ना नज़र आता, क्योंकि वो हमें लाइट ही सिर्फ रेड दे रहा है। तो जितनी भी रिफ्लेक्शन होनी थी किसी भी ऑब्जेक्ट से वो रेडिश होनी थी। एंड यू नो व्हाई ब्लू इज़ रेयर? नेचुरल में, नेचर में आपको ब्लू कलर ज़्यादा नहीं मिलेगा, इट्स वेरी वेरी रेयर। आप फ्लावर्स की बात कर लें, आप एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे ब्लू कलर में। कुछ परिंदे होते हैं लाइक, क्यों रेयर हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट, ब्लू लाइट इज ऑलरेडी स्कैटर्ड, बहुत कम पोर्शन उसका ज़मीन तक पहुंच रहा है। और जो एवोल्यूशन है, जो नेचुरल एवोल्यूशन है ऑन अर्थ, वो ज़्यादा कंपैटिबल चीज़ों जो ज़्यादा मौजूद है यहाँ पे लाइट, उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करती है। तो जो कम लाइट है उसके मुताबिक कभी भी अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगी, जो कि ब्लू है। तो इसलिए ब्लू आपको बहुत रेयर मिलता है कलर नेचर में। सो एनी हाउ जी, सनसेट ज़्यादा रेड क्यों होता है कंपेयर टू सनराइज? अच्छा, इनका क्वेश्चन ये था कि सनसेट हमें ज़्यादा रेडिश क्यों नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू सनराइज। तो एक्चुअली सारे दिन की जो डस्ट है, जो सारा का सारा पोल्यूशन आप कह लें, वो जो होराइज़न है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका होता है, तो वो और ज़्यादा लाइट को स्कैटर करता है, दैट मेक्स मोर रेडिश कलर। अदरवाइज़ और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है पोल्यूशन की वजह से, आप कह लें। नहीं मतलब वो इसमें ये सीन होता है कि ना सनसेट में द सन इज़ फार्दर अवे, ज़्यादा एटमॉस्फेयर है हमारे और सन के दरमियान, एज अपोज टू व्हेन इट इज़ राइट अबव अस। नहीं, वो कह रहे हैं कि सनराइज में क्यों नहीं हमें इतना रेडिएशन नज़र आता? सनराइज में भी नज़र आता है लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं सनराइज सनसेट में फ़र्क हाँ, पूछ रहे हैं आप? जी जी। अच्छा अच्छा, इसका नहीं पता। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो हमें ऐसे फील होता है। लेकिन अगर डिफरेंस है भी तो वो मैंने आपको रीज़न बता दिया, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ या हम जो पोल्यूशन फैलाते हैं उसकी वजह से ज़रा डिफरेंस नज़र आता है। अदरवाइज देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस। जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं तो इनकी भी वेवलेंथ्स हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स है क्या? अभी तक वही बात कि हम जो भी लाइट देखते हैं वो कलर्स में आप उसे स्कैटर कर सकते हैं। जो विजिबल कलर है वो वायलेट से शुरू होता है, रेड पे ख़त्म होता है, उसके दरमियान बाकी कलर्स हैं। जब हम बाकी पूरे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें भी हमने टेलीस्कोप्स भेजी हुई हैं। फर्मी जो है वो गैमा में काम कर रही है, चंद्रा जो है वो एक्सरेज में काम कर रही है। हबल, अच्छा चंद्रा कहाँ से नाम आया है? एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर था चंद्रशेखर, उसके नाम पे इन्होंने टेलीस्कोप भेजी और उसी के नाम पे एक लिमिट बनी है, दैट्स कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। और वो एक्चुअली हर एस्ट्रोनॉमर जो भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है
उसे वो पढ़नी पड़ती है, बिकॉज दैट्स द लिमिट दैट एक्चुअली नेचर या यूनिवर्स ने एक लिमिट तैनात कर दिया कि इससे मैसिव स्टार जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता। जैसे ही स्टार इस मैस पे पहुंचता है उसके कोर, तो अल्टीमेटली खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाता है। सो एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। दैट्स कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। तो वो इसी साइंटिस्ट ने जो है ना इसको दरिया या इस लॉ को बनाया था कि कौन सी लिमिट, क्या मैस होना चाहिए। सो उसके बाद विजिबल में हमारी हबल आ जाती है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। इंफ्रारेड में अभी रिसेंटली जेम्स वेब भेजी गई है। उसके अलावा रोमन, ये नेक्स्ट मेरे ख्याल में 2 to 3 ईयर्स में ये रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी जा रही है। इसको इन्होंने नैन्सी ग्रेस स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया। नैन्सी ग्रेस वाज वन ऑफ दी टॉप, आप कह लें कि नासा में काम करने वालों में उनका शुमार होता था। तो उसको उन्होंने जो है ना एक देने के लिए एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना, रिकग्निशन देने के लिए। जेम्स वेब भी एक्चुअली एक 1960s में जब इन्होंने स्पेस में फर्स्ट पर्सन ऑन मून लैंड करवाया था, तो उस वक्त का जो इनका एडमिनिस्ट्रेटर था, हेड था, वो जेम्स वेब था। तो उसी को रिकग्निशन देने के लिए इन्होंने जो है ना ये इसका नाम रखा था। बाकी यूक्लिड है, यूक्लिड अभी रिसेंटली भेजी गई है, ये ईसा ने भेजी है। यूक्लिड का मेन पर्पस है टू डिटेक्ट या टू रिजॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जिसके ऊपर हमने लास्ट सेशन में बात की थी। उसके बाद सोफिया है। सोफिया अभी उन्होंने डीकमीशन कर दिया है, इसको रिटायर कर दिया है। ये भी इंफ्रारेड में काम करती थी। एक्चुअली एक एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी थी जो कि मूव करती थी विद दी एरोप्लेन। इसके बैक साइड पे यहाँ पे वो टेलीस्कोप लगी हुई थी, और एरोप्लेन जो है वो 36,000 फीट के ऊपर फ्लाई करता था, जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है ना आप पास कर जाते हैं। तो वहाँ पे जाके जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप मैक्सिमम जो है ना इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके अलावा माइक्रोवेव में जो है वो एल्मा, ये डिशेस हैं बहुत बड़ी बड़ी, ये काम कर रही हैं हमारे पास। और रेडियो में भी रेडियो डिशेस हैं, उस पर काम किया जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर एक्चुअली डिसाइफरिंग द यूनिवर्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड वी नो प्रिटी मच अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो बिहेव किस तरह से करती हैं, वो रिफ्लेक्शन उसका किस तरह से होता है, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, इंटरफेरेंस किस तरह होता है, उनकी एनर्जी और वेवलेंथ का क्या आपस में रिलेशन है। हमें लाइट मिल जाए, वी कैन डायरेक्टली ट्रेस आउट द सोर्स, कि इसका सोर्स क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स वी कैन एंटिसिपेट फ्रॉम द लाइट वी आर ऑब्जर्विंग। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर नॉट द वे वी थिंक ऑफ। पहली बात यह है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए आपको न्यूटोनियन पैराडाइम से आइंस्टाइनियन पैराडाइम में शिफ्ट होना पड़ेगा। न्यूटोनियन पैराडाइम कहता था कि स्पेस इज एब्सोल्यूट, स्पेस टाइम एक जगह पे रुका हुआ है, इट इज़ नॉट इंटरैक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। कि स्पेस टाइम एक स्टेज है जिसके लाइक आप जब भी कोई प्ले देखते हैं, जब भी कोई ऑन स्क्रीन थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देखते हैं, तो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ डायलॉग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टेज है लाइक दिस स्टेज, ये फिक्स्ड है, इट इज़ नॉट चेंजिंग। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि दिस स्टेज इज़ आल्सो नॉट फिक्स्ड। ये जो स्पेस टाइम है जिसको हम पहले समझते थे कि ये फिक्स्ड है, ये भी एक्चुअली चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, अल्लामा इकबाल साहब द ग्रेट, बिल्कुल उन्होंने अपने शायरी में इसमें सामने रखा सर इस मौजू को अल्लामा साहब ने इंतहाई खूबसूरती के साथ मज़हब के साथ कनेक्ट करके, बस ये हमें इस किताब का नाम आना चाहिए और इस किताब का पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हम तो साइंटिफिक वे में यहाँ तक पहुँचते हैं, वो तसव्वुफ के दुनिया में जाके, सूफीज़्म में जाके, स्पिरिट, नेचर और हिस्ट्री, दो तीनों को मिलाकर इस चीज, यानी वो स्पिरिट को भी इन्वॉल्व कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं बिल्कुल इनका बहुत एक किस्म का मद्दाह हूँ, या कह लें कि मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, और इज़ वन ऑफ माई स्पिरिचुअल मेंटोर। तो बेशक इन्होंने जो भी अपनी राइटिंग्स की हैं
बहुत कमाल इन्होंने राइटिंग्स की हैं। सो कमिंग बैक, तो ये जो स्पेस टाइम है व्हाट इज़ इट, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ना वो ये कहती है कि स्पेस टाइम को आप इस तरह से ले कि इट इज़ अ फैब्रिक। आप कपड़े को 4 जगह से अगर चारों कोनों से पकड़ लें तो एक फ्लैट सरफेस का काम करेगी। तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम को 2 डायमेंशनल फैब्रिक समझ लेते हैं। लेट्स एज्यूम कि 2 डायमेंशनल फैब्रिक है, तो होगा क्या कि व्हेन वी पुट अ मैसिव ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ दैट फैब्रिक, हम पीस ऑफ क्लॉथ के कपड़े के एक टुकड़े के दरमियान में रखें तो वो फिर स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो कर्वेचर में आ जाएगा। देयर वुड बी अ बेंडिंग इन दैट cloth, piece of cloth. That bending is due to the mass residing at the center. In the same way, every object in the universe is curving the space-time path. Depending upon the mass of that object, the curvature is different for every object. Earth का different curvature है, moon का different है, sun का और ज़्यादा है. The more the mass is, the more the curvature it would be in the space-time. और जब हम स्पेस टाइम की बात करते हैं ना, हम स्पेस को अलहदा नहीं कर रहे। जब स्पेस में स्ट्रेच आता है तो टाइम भी उसी मुताबिक चेंज होता है। आपने अगर इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो उसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया गया है, हाउ टाइम चेंजेस विद स्पेस। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है लाइक नियर द ब्लैक होल, तो वहाँ पे स्पेस इतनी स्ट्रेच हो चुकी है कि इट इज़ सो मच स्ट्रेच कि वहाँ पे जो टाइम है वो भी बहुत स्लो हो गया है। The more stretched the space is, the more time the time would be dilated more. इसको वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से वाज़े करता है, द मल्टीप्लिसिटी। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये मालूम नहीं है कि इस टॉपिक पर 800 साल पहले एक मुसलमान साइंसदान फ़खरुद्दीन अल इराक़ी ने तअद्दुद ज़मान वल मकान, बिल्कुल यूरोप में जो ये आइडिया आया है ये उसकी हुबहू कापी है, हुबहू कापी उसकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं 800 ईयर्स अगो फ़खरुद्दीन अल इराक़ी तअद्दुद ज़मान वल मकान, और इसको नकल करके मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, और यूरोप हमारी अपनी चीज़ें हमारे ऊपर बेच रहा है। बेशक। मगर हमने उसकी कदर नहीं की। मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में, जो देखा उनको यूरोप में, तो दिल होता है सिपारा। बिल्कुल। मैं इसको ज़रा काउंटर करूँगा, मतलब ये मतलब पब्लिक फोरम है तो इसके अंदर ये नहीं कि जो मर्जी इसमें मतलब बात हो जाए। मतलब ये ज़मान और मकान का तो हमें पता है शुरू से, स्पेस और टाइम का। एरिस्टोटल के ज़माने से, ग्रीक्स के ज़माने से स्पेस का पता है, टाइम का पता है। ग्रीक्स ने अपने पैराडॉक्सेस दिए थे कि स्पेस से मोशन पॉसिबल नहीं है, टाइम का उन्हें पता था। लेकिन जो पहली दफ़ा कंबाइन किया स्पेस और टाइम को, स्पेस टाइम बनाया है, वो आइंस्टाइन ने किया सिर्फ और सिर्फ। उससे पहले किसी ने भी नहीं किया। ज़मान और मकान का अलग-अलग बात थी लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ज़मान और मकान। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं उसकी मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, तअद्दुद ज़मान वल मकान, कि देयर आर सो मेनी टाइम्स एंड देयर आर सो मेनी स्पेसेस फ्रॉम टेकन फ्रॉम सीरियल टाइम एंड सीरियल स्पेस to the pure time and pure space. There are multiple times and spaces. इस चीज़ को मुसलमानों ने शुरू में वो कनेक्ट किया। मैं आपकी बात को कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें मुसलमानों ने एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है जो कि मुसलमानों से पहले ग्रीक फिलोसफी में नहीं थी। एग्जैक्टली बस इसमें ये चीज़ कही जा सकती है कि अगर इसको कंटिन्यू करते वो जो कि नहीं कंटिन्यू किया, अगर इसको कंटिन्यू करते तो हो सकता है कि एक्चुअली मुस्लिम्स वुड हैव बीन द फर्स्ट जो कि स्पेस टाइम का कंसेप्ट लेके आते। हो सकता है कि अगर इसी को आगे कंटिन्यू, इसी रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया जाता जो कि मल्टीपल स्पेस एंड टाइम्स की बात की गई है, तो हो सकता है कि वी वुड यानी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो पहले होते। किसी ने कॉपी की है बात, मतलब ये कि एवरीथिंग बिल्ड्स ऑन द पास्ट। ठीक है, जिस तरह मुसलमान दुनिया के अंदर फिलोसफी और साइंस किस तरह शुरू हुई, ग्रीक्स के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के बाद शुरू हुई, खुद ब खुद नहीं शुरू हुई। तो उन्होंने ग्रीक्स पे बिल्ड किया, उसके बाद फिर मुसलमानों के कंट्रीब्यूशंस पे वेस्ट ने बिल्ड किया। तो ये नहीं होता कि कोई कॉपी करता है फिर कोई कंस्पिरेसी होती है ना। जी मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जी, किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी और मुसन्निफ का नाम है ब्रेफाल्ट, और उसका पैराग्राफ है इट हैज़ बिन, यानी अल्लामा इकबाल ने इसको 5वें खुतबे में उठाया है, द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर। गौर से सुनिए, कापी है।
It was under their successors. ये मैं उस किताब की इबारत पढ़ रहा हूँ. किताब का नाम है The Making of Humanity. इसका उर्दू तर्जुमा है तामीर इंसानियत, लाहौर में हो चुका है. It was under their successors that at Oxford School that Roger Bacon learned Arabic and Arabic science. Neither Roger Bacon nor his later namesake Francis Bacon has any title credited with having introduced the experimental method. Roger Bacon was no more than one of the apostles of Muslim science and method to Christian Europe, and he never wearied of declaring that a knowledge of Arabic and Arabian science was for his contemporaries the only way to true knowledge. Discussions as to who was the originator of the experimental method are part of the colossal misrepresentation of the origins of European civilization. The experimental method of Arabs was by Bacon's time widespread and eagerly cultivated throughout Europe. जी, इस इबारत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों मुसलमानों ने ग्रीक नॉलेज को अरबी में तर्जुमा किया. मदरसे में भी अब भी एक किताब पढ़ाई जाती है विद द नेम ऑफ ईसाऊजी. उसके ऊपर किसी अरब मुसन्निफ ने अपना नाम लिखा है. एक्चुअली ये एग्जैक्ट ग्रीक का तर्जुमा है. वो मैं क्या में बंद हो गया. जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने ग्रीक फिलोसोफी की तर्जुमा किया, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, और वो कंट्रीब्यूशन जब अंदलुस में चली गई और 2 फरवरी 1492 को मुसलमान रिवर्स हुए तो शमा मुसलमानों ने जलाई थी. ऑफ कोर्स ये तो अनफॉर्चुनेटली फारसी चली गई है, वरना इकबाल अपनी फारसी कुलियात में कहता है चुन अरब अंदर अरूपा पर कुशाद इल्म हिकमतरा बिना दिगर निहात दाना अन सहरा नशीनन काश्तन हासिल अफरंगियान बर्दाश्तन. राइट, वो कुछ कहना चाह रही थी पीछे, इनको जरा दीजिए. जी जी आप माइक The theory of general relativity is the only way that we can prove that time is the fourth dimension. Yeah, and exactly. that is brought by Einstein, and it wasn't brought before Einstein. Before Einstein, that's the actually the marriage of space and time. And that shows that space-time is the fabric of the. Exactly, they are not different. They are actually the one thing. Yes, it was done 800 years ago. ना सर अभी आप Anyhow, let's discuss it after this इसके session. बाद डिस्कशन खत्म करते हैं. ना नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है. इसके चलें, ना इस डिबेट को हम हेल्दी रखते हैं आफ्टर दी सेशन, ताकि हम जो ग्रेविटेशन वेव्स हैं, ब्लैक होल के, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक होल को, तो ब्लैक होल स्यूडो साइंस को कोई भी नहीं सपोर्ट कर सकते. नहीं, लोग इधर आके मतलब डिफरेंट अपनी थ्योरीज अपने आइडियाज देते हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली स्यूडो साइंस के स्पेस टाइम और रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट 800 साल पहले आ गया था. कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई वांट टू क्लैरिफाई दिस. देखिए मेरी बात को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है. मेरा नहीं जी द मल्टीप्लिसिटी टॉक रख लेना. ये the multiplicity of time and space का concept मुसलमानों का दिया हुआ है. point taken. रिलेटिविटी की बात नहीं हो रही, लेकिन कंफ्यूजिंग तरीके से बात की. तो anyhow coming back to the general relativity, तो theory of general relativity कहती है कि space time can be molded, can be stretched, can be curved depending upon the mass of the object residing at that space time position. और वहाँ से एक कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल. लेकिन ब्लैक होल को जो फर्स्ट टाइम जो सही तौर पे प्रेजेंट किया था, जिसकी सही थ्योरी दी थी, दैट पर्सन वाज एक्चुअली द ओपनहाइमर, रॉबर्ट ओपनहाइमर. आप अगर इसके बारे में जानते हो, ही इज़ द फादर ऑफ एटम बॉम्ब. हम उसे एटम बॉम्ब के फादर के साथ के उस पर ही रिलेट करते हैं. लेकिन he was the first scientist, astronomer who actually lays the foundation of the existence of black holes. Actually इसे काफ़ी फैसिनेशन थी विद द स्टार्स. ये ना सिर्फ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था, बल्कि इससे एस्ट्रोफिजिक्स के साथ भी काफ़ी लगाव था. तो व्हाट ही यूज्ड टू थिंक, एस्ट्रोनॉमर्स या जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ये एक्चुअली इमेजिनेशन के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं. देयर इमेजिनेशन सो स्ट्रॉन्ग. आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन पे काम किया जब उसने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी की पेश की थी. तो वो सारी उसकी इमेजिनेशंस थी, थॉट एक्सपेरिमेंट्स थे. तो ही आल्सो डिड सम थॉट एक्सपेरिमेंट्स. उसने कहा कि ओके, आइंस्टाइन ने हमें एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी. अकॉर्डिंग टू दैट रिलेटिविटी, एक मैस की वजह से देयर इज कर्वेचर इन स्पेस टाइम. हम उस मैस को अगर बढ़ाते जाएं, व्हाट वुड हैपन? इंक्रीज.
बट देयर शुड बी अ लिमिट। जो फर्स्ट लिमिट है वो तो सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार्स को ओरिजिनेट करती है। उसने कहा कि न्यूट्रॉन स्टार्स का भी मैस बढ़ा दिया जाए, उन स्टार्स का भी मैस बढ़ा दिया जो कि न्यूट्रॉन स्टार्स में अल्टीमेटली एंड अप होते हैं। व्हाट वुड हैपन? तो वो एक लिमिट पे पहुंचे जो कि बाद में एक्चुअली उस लिमिट को प्रॉपरली स्वाशाइल्ड ने स्टडी किया था। उस स्वाशाइल्ड लिमिट को हम कहते हैं रेडियस ऑफ दैट ब्लैक होल। लेकिन ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स जो हैं वो मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। देन ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि ही वाज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोफिजिक्स, ही वाज डूइंग रिसर्च ऑन न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स। अब जो ये जो एटम बॉम्ब है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो यूरेनियम है या जो रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स हैं जो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उसमें आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो एक्चुअली फंडामेंटल अगर आप फिज़िक्स में जाएं, जब आप पार्टिकल फिज़िक्स में जाते हैं तो वी आर आल्सो कनेक्टेड विद द कॉस्मोस। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो कुछ और है, स्पेस में कुछ और है, नथिंग। स्पेस में भी वही सब चीज़ें हो रही हैं, वही फिनोमेना हो रहे हैं, बट लार्जर स्केल पे हो रहे हैं। तो उसने इसी हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स को ना सिर्फ लैब में स्टडी किया जहाँ पे वो एटम बॉम्ब को उन्होंने अल्टीमेटली फिर मैन्युफैक्चर किया, बल्कि दे आल्सो स्टडीड द यूनिवर्स के यूनिवर्स में किस तरह से न्यूट्रॉन स्टार्स किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है ना। सो ही वाज द फर्स्ट आई वुड से साइंटिस्ट हु प्रेडिक्टेड द ब्लैक होल मैथमेटिकली। और ये उसका पेपर है ऑन मैसिव न्यूट्रॉन कोर्स। ये उसका पेपर था जिसमें उसने बताया था कि जब न्यूट्रॉन स्टार्स की भी कोर मैसिव हो जाएं, एक लिमिट को एक्सीड कर जाएं, तो फिर वो किस तरह से अल्टीमेटली ब्लैक होल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, हाउ दे बिकम द ब्लैक होल्स। और ये उसने मैस उसका निकाला था अराउंड 1/3 सोलर मैसेज टू आई थिंक 2/6 है या 3/6 है। एनी हाउ दिस वाज द रेंज जिसमें वो कह रहा था कि इक्विलिब्रियम नहीं रहता और वो अल्टीमेटली देयर बिकम्स द रप्चर इन द स्पेस टाइम। वो स्पेस टाइम के अंदर एक होल प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाता मैस को, डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है और मैस एक बहुत कॉम्पैक्ट एरिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है कि अल्टीमेटली appears to be a hole in space time, that's a black hole। और अच्छा, उस लिमिट को नाम दिया गया था टॉलमैन ओपेनहाइमर वोल्कोफ लिमिट। ये 3 साइंटिस्ट थे जो कि इस रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे। एंड व्हाट दे एक्चुअली कम अप विद, ये जो अच्छा इस ग्राफ को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपका मैस ऑफ दैट स्टार है इन टर्म्स ऑफ सोलर मैसेज, और जो वाई एक्सिस है दैट्स द रेडियस ऑफ दैट स्टार। दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। जितना मैस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ेगी। मैस वैसे तो साइज को बढ़ाता है, लेकिन क्योंकि उसकी ग्रेविटी भी साथ में बढ़ रही है, और अगर आप खुद सोचें कि न्यूट्रॉन स्टार की आप बात करें, जब आप उस स्टेज की बात करें व्हेन देयर इज़ नो फ्यूजन रिएक्शन इनसाइड द कोर, तो फिर देयर इज़ नो रिपल्शन, नो आउटवर्ड प्रेशर, तो ओनली फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मैस अगर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली ग्रेविटी उसकी ओर उसको कंडेंस कर रही है और उसकी डेंसिटी को बढ़ा रही है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर कि जब हम वाइट ड्वार्फ की बात करते हैं तो उनका मैस जो है वो इस रेंज में लाई करता है और उनका जो रेडियस है वो अल्टीमेटली ज़्यादा होता है। तो जिस तरह उसका मैस बढ़ता है वाइट ड्वार्फ का, उनका रेडियस डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द अट्रैक्टिव फोर्स, मैस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगी। एक लिमिट दैट्स कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, जहाँ पे वाइट ड्वार्फ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रीजनरेसी है, जिसको फिजिक्स के अंदर, मैं स्पेस साइंटिस्ट हूँ, आई हैव डन स्पेस साइंस, उसमें इतनी ज़्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती अनफॉर्चुनेटली। तो जब शहरियार भी IST में आया था तो ही वाज एक्चुअली स्पेस साइंस स्टूडेंट, लेकिन वहाँ पे उसने देखा कि फ़िज़िक्स तो इतनी है नहीं, तो ही एक्चुअली
स्विच फ्रॉम IST, उसने उसे क्विट किया और कायद आज़म में एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट उसने एज अ बैचलर्स इन फिज़िक्स उसने एडमिशन लिया। द रीज़न वाज कि बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने भी जो फिज़िक्स के कोर्सेज़ लिए हैं वो मैंने ऑन माई ओन जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उनको मैंने उनको लिया ऑनलाइन, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने जो सुपरवाइज़र थे मेरे उनके अंडर काम करते हुए मैंने काफ़ी फ़िज़िक्स सीखी, तो फिज़िक्स के फंडामेंटल जो है वो मैंने उनके साथ भी रहते हुए अपने क्लियर किए। सो फिज़िक्स में जब आप होते हैं तो देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर। वैसे तो शहरियार इसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने फ़िज़िक्स को समझते हुए डीजनरेसी प्रेशर को समझा है, वो ये है कि देयर इज़ अ लिमिट हाउ क्लोज इलेक्ट्रॉन कैन बी टू इट्स न्यूक्लियस। जब हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक सिंपल एटम की बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग और रिवॉल्विंग अराउंड दैट प्रोटॉन, लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप उसे एनर्जी देंगे वो उस एग्जैक्टली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वो उस शेल को छोड़ के हायर शेल में चला जाएगा। जब वो एनर्जी लूज करेगा तो इनर शेल में आ जाएगा, लेकिन वो जो इनर मोस्ट शेल है वो भी एक डिस्टेंस पे है, ठीक है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, जब मास उसका इंक्रीज करता है, ग्रेविटी बढ़ती है, तो वो जो सूप है प्लाज्मा क्या है, इट्स अ सूप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस क्या है, न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन्स, और जो नेगेटिव आयंस है दैट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सूप में होता क्या है कि वो कंजेस्टेड और कंजेस्टेड होता जा रहा है, तो द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आल्सो श्रिंक्स। और वो जिस तरह से जितना करीब आएगा इलेक्ट्रॉन वो उतनी एनर्जी एमिट करेगा, उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो जो बिल्कुल करीब आ रहा है, कमिंग क्लोजर टू द प्रोटॉन और द न्यूक्लियस, इट इज रिलीजिंग एनर्जी, दैट्स द इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मैंने बहुत फंडामेंटल वे में थोड़ा आपने बेसिक समझा लेकिन ना मतलब ये वो जो एटम होता है ना उसके शेल्स होते हैं जी, एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन कैन कम इंडेफिनिटली क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि वो उसके सिर्फ खास डिस्टेंसेस में ही रह सकता है, डिस्क्रीट ग्राउंड स्टेट से मजीद छोटा नहीं हो सकता सिर्फ हाइड्रोजन। लेकिन डीजनरेसी प्रेशर भी तो वो फिर डीजनरेसी का मतलब ये होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फर्मियन होते हैं जी जी। तो दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में, एक होते हैं फर्मियंस, एक होते हैं बोसॉन्स। बिल्कुल। तो फर्मियन जो पार्टिकल होते हैं उनका ना हाफ इंटीजर स्पिन होता है उनका, कि 1/2 3/2 इस तरह करके होता है। बोसॉन्स का इंटीजर स्पिन होता है, 0 है, 1 है, 2 एंड सो ऑन। तो जो फर्मियंस होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जो आपने शायद सुना हो क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक के दो जो फर्मियंस हैं वो एक क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, दे आर फॉरबिडन। इसको कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जब ये वाइट डॉट बन रहा होता है तो ये एटम्स इतने करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, इतने कंप्रेस हो जाते हैं कि ना दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इतने करीब आ जाते हैं कि दे आर ट्राइंग टू बी इन द सेम क्वांटम स्टेट विच इज फॉरबिडन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब ये नहीं होता कि वो कंप्रेस हो रहे हैं, मजीद कंप्रेस नहीं हो सकते, ग्राउंड स्टेट से और कम रेडियस नहीं हो सकता, अलाउड ही नहीं है क्वांटम फिजिक्स में। लेकिन ये कि when you compress them far enough they are trying to occupy the same quantum state। लेकिन वो है फर्मियंस। बोसॉन्स अगर होते तो हो जाते हैं कंप्रेस आसानी से। फोटॉन्स हैं, जिस तरह फोटॉन्स को जितना मर्जी कंप्रेस कर लें, फोटॉन्स बोसॉन्स हैं, वो आपको प्रेशर नहीं लगाना शुरू कर देंगे जब आप उन्हें एक लिमिट से बियॉन्ड कंप्रेस करेंगे, क्योंकि वो आ सकते हैं क्वांटम स्टेट में, लेकिन फर्मियंस नहीं आ सकते। तो आप इनको कंप्रेस करेंगे तो वो एक क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते, तो वो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे उसे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर। और डीजनरेसी का लफ्ज इस तरह इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब दो पार्टिकल्स एक क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं ना तो हम कहते हैं कि वो डीजनरेट हो गए हैं। तो वो डीजनरेसी को रोकने का प्रेशर है कि डीजनरेट ना हो, इसलिए वो कहते हैं अपोज करने के लिए, वरना वो एक क्वांटम स्टेट में कोलैप्स हो गए तो वो डीजनरेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। वो दे डोंट वांट टू बी डीजनरेट, तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी। एग्जैक्टली। अब यहाँ तक तो वाइट ड्वार्फ का कंसेप्ट है, लेकिन फिर चंद्रशेखर ने उन स्टार्स को या उनके रेमिनेंट्स को स्टडी किया जो कि वाइट ड्वार्फ्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन उससे जब एक लिमिट आती है, दैट्स द 1.4 सोलर मैसेज। जब किसी भी स्टार की कोर जो कि वाइट ड्वार्फ बन रही है वो 1.4 सोलर मैस यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा उनका मैस होता है सन से, तो वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीजनरेसी प्रेशर भी नहीं एक्सर्ट कर पाते।
ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दे कैन नॉट इवन सस्टेन द ग्रेविटी विद देयर डीजनरेसी प्रेशर। और वो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ प्रोटॉन। ये तो मैंने ठीक है दे बिकम द पार्ट ऑफ प्रोटॉन और वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स, और फिर जब न्यूट्रॉन्स, फिर वहाँ पे सारे हैं ही न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स को कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो गए इन द प्रोटॉन्स, दे बिकम न्यूट्रॉन्स। तो एवरी पार्टिकल इनसाइड इज न्यूट्रॉन अल्टीमेटली, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। और सेकेंडली उनके दरमियान अब रिपल्शन भी नहीं है, न्यूट्रॉन्स आर नो चार्ज पार्टिकल्स, तो वो दे कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। पहले तो प्रोटॉन्स की आपस में रिपल्शन तो थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन, ऑल्दो कि उनकी स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो भी उनको एग्जर्ट हो रही है, लेकिन विद दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन भी होती है। लेकिन व्हेन दे बिकम प्रोटॉन्स तो वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, सो दैट दे कैन रेजिस्ट द force of gravity. That's when they become the neutron stars, and that's how they become the neutron stars. लेकिन ओपनहाइमर, ये बल्कि तीनों साइंटिस्ट ने ये आगे फिर इसको लेके गए इसी कंसेप्ट को। ठीक है, वाइट ड्वार्फ प्रेशर बढ़ा, अगर उनका मैस बढ़े तो वो अल्टीमेटली डीजनरेसिव प्रेशर को भी एक्सीड कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन्स एंड बिकम्स द न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन वो भी तो एक लिमिट तक ही होगा ना। व्हाट इफ वी एक्सीड दैट लिमिट, कि न्यूट्रॉन स्टार्स का भी अगर मैस बढ़ता जाए, ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल स्टार्स और उनके मैसेस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास, हर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जो कि 10 सोलर मैसेस से 50 सोलर मैसेस तक भी है। द मोर मैसेज द स्टार इज, द मोर इट हैज़ एबिलिटी टू बिकम न्यूट्रॉन स्टार फर्स्ट, और देन इवन व्हेन दे कैन नॉट रेजिस्ट दैट ग्रेविटी, तो वो न्यूट्रॉन स्टार्स भी किस में कन्वर्ट होते हैं? दैट्स वेयर अ लिमिट कम्स विच इज़ ओपनहाइमर-वोल्कोफ लिमिट, वेयर even neutron star cannot resist the gravity and it becomes the black hole. तो वहाँ पे देखें कि रेडियस कितना हो रहा है, सिर्फ 10 किलोमीटर्स, 10 to 12 किलोमीटर्स, यानी कि a star with the mass of around 2.5 सन, यानी कि हमारे सन से 2.5 गुना ज़्यादा मैसिव है और उसका रेडियस एक सिटी के जितना है। Then there would come a limit when it would become a black hole. और हमारा सन ब्लैक होल नहीं बन सकता, सो सुकून है टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरे प्रोसेस में टाइम बहुत कम टाइम लगता है। जब एक स्टार सुपरनोवा ब्लास्ट कर रहा होता है ना, तो विद इन सेकेंड्स वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो सेकेंड्स के अंदर हो रहा होता है। यानी कि द मोर मैसिव द स्टार इज, द मोर लेस टाइम स्पैन इट हैज़। जितना मैसिव स्टार होता है उतनी उसकी जो मुद्दत होती है, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो शॉर्ट होती है। हमारे जो सन लाइक स्टार्स होते हैं ना, इनकी लाइफ स्पैन है 10 बिलियन ईयर्स। जो सन से मैसिव स्टार्स हैं, लाइक अगर आज हम सेशन करेंगे अगर नाइट ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पे हमें एक ओरायन नेबुला दिखाएं, ओरायन कॉन्स्टलेशन दिखाएंगे। ओरायन कॉन्स्टलेशन के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक उसकी कॉन्स्टलेशन में एक टॉप पे स्टार है, दैट्स बीटलजूस, एंड बीटलजूस हैज़ अ मैस अराउंड 10 सोलर मैसेस एंड इट इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड। और हो सकता है कि वो एक्सप्लोड हो गया हो, क्योंकि इट्स डिस्टेंस इज 600 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो हो सकता है कि क्योंकि जो हम अभी देख रहे हैं वो स्टार, वो 600 साल पहले का स्टार था, हो सकता है वो एक्सप्लोड हो गया हो लेकिन हमें लाइट नहीं पहुंची, क्योंकि अभी उसके अंदर इस तरह की वेरिएशंस आ रही हैं, इस तरह के वो पल्सेशन कर रहा है कि इट्स थिंग्स ऑफ लाइक कि वो एक्सप्लोड होने वाला है। तो उसका जो रेमिनेंट है ना, दैट्स अ न्यूट्रॉन स्टार। तो हमारे पास काफ़ी स्टार्स हैं जो कि सन से काफ़ी मैसिव हैं और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। द मोर मैसिव द स्टार इज़, द मोर लेस द its lifespan is. So here what becomes a black hole, लेकिन फिर black holes की भी types हैं, 3 किस्म की types में हम इसे convert करते हैं। One is stellar mass black holes, जो कि सन की mass के related होते हैं, like 5 times solar masses, 10 times solar masses या 50 times solar masses. That's stellar mass stellar mass black holes. फिर एक सेकंड उसकी एक और टाइप है, दैट्स इंटरमीडिएट सोलर मैसेज कहते हैं। उनकी जो रेंज है वो 100 से लेके थाउजेंड्स में होती है।
100 सोलर मैसेज से 1000 सोलर मैसेज में, ठीक है, 10,000 हो गया 20, दैट्स इंटरमीडिएट सोलर ब्लैक होल्स। फिर तीसरी टाइप आती है जो कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बिकॉज आवर ओन गैलेक्सी हैज़ दिस टाइप ऑफ ब्लैक होल, और ये हर गैलेक्सी में एक या दो होते हैं, डिपेंडिंग कि वो एक गैलेक्सी खुद में बनी है या वो मर्ज होके बनी है। अगर वो एक ही गैलेक्सी लाइक आवर मिल्की वे गैलेक्सी, तो हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि थर्ड टाइप है, और उनका मैस बिलियंस ऑफ सोलर मैसेज में, मिलियन टू बिलियंस में लाई कर रहा होता है, लाइक इन आवर ओन गैलेक्सी सेंटर। और हमारी जो सबसे नियरेस्ट है एंड्रोमेडा, उसके भी सेंटर में है। हर गैलेक्सी जो भी हमने देखी है उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। और जब दो गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं, not only their stars are mixing with each other, but their supermassive black holes are also coming closer to each other. That's supermassive black holes binaries. और जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं, तो जितना मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आएंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होने की। That's why we are able to detect gravitational waves when टू न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइडेड विद ईच अदर। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स जो एक दूसरे के करीब थे, दे वर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर, और जब वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए, जब वो कोलाइड किए, तो उन्होंने फिर स्पेस टाइम के अंदर रिपल्स पैदा की। वो रिपल्स कैसे होती हैं? इसकी एक एनालॉजी है कि व्हेन यू थ्रो पेबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर रिपल्स पैदा होती हैं। तो स्पेस टाइम के अंदर रिपल्स पैदा करने के लिए आपको इतने मैसिव ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है जो कि एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे कि वो ना सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलेगी, बल्कि वो एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में भी निकलेगी। दिस इज अ रियल इमेज ऑफ आवर ओन मिल्की वे सेंटर ब्लैक होल, दैट्स सजिटेरियस ए ब्लैक होल, और ये रिसेंटली इसकी इमेज ली गई है। सो हाउ मैनी गैलेक्सीज आर देयर? जब हम बात करते हैं कि हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कितने मिलेंगे या कितने हैं पूरे यूनिवर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, तो मैंने आपको बताया कि हर गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सो हाउ मैनी गैलेक्सीज आर देयर? ये एक वीडियो है, अगर चल जाए तो इसमें ये रियल एक्चुअली इमेज के ऊपर वीडियो बनाई गई है। ये स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे एक टेलीस्कोप है जो कि पूरे स्काई को ऑब्जर्व कर रही है, और ईच डॉट हेयर इज अ गैलेक्सी। और अगर आप फोकस करके देखें तो ज़्यादातर गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं। सो द मर्जिंग ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल इज नॉट रेयर, इट इज कॉमन, बिकॉज गैलेक्सीज कम क्लोज टू ईच अदर। जो हमारी नियर बाय जो लोकल यूनिवर्स है, यानी कि जो लोकल हमारा गैलेक्टिक नेबरहुड है, उसमें जो गैलेक्सीज हैं वो ड्यू टू द ग्रेविटी वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लाइक एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज कमिंग क्लोजर टू मिल्की वे गैलेक्सी, आवर ओन गैलेक्सी, और अराउंड 4 to 5 बिलियन ईयर्स के बाद ये हमारी गैलेक्सी के साथ टकराएगी, मर्ज होगी, एंड इट विल बिकम वन गैलेक्सी। So how many galaxies are there? So this is the real image which is converted into a video. आप देख लें कि कितनी हमारे पास जो है ना एक वास्ट नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि पूरी यूनिवर्स में है। ट्रिलियन में है, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज का अभी तक एस्टिमेट लगाया गया है कि वी हैव बीन डिस्कवर्ड दिस मच, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट हम कितनी यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जिस तरह से हमारा हॉराइजन होता है ना, अगर आप किसी समुद्री साहिल पे जाएं, ठीक है ना, तो आप एक लिमिट तक देख सकते हैं, उसके बाद देयर इज़ अ कर्वेचर इन अर्थ कर्वेचर की वजह से आप नहीं देख सकते। मज़ीद सितारों और गैलेक्सीज की रोशनी पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है। सेकेंडली देयर इज़ अ कॉस्मिक हॉराइजन एज वेल, क्या हम एक कॉस्मिक हॉराइजन की वजह से भी उससे आगे नहीं देख सकते। दैट्स द कॉस्मिक हॉराइजन एंड दैट्स द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और उसकी जो डायमीटर है यूनिवर्स का, दैट्स अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स। हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका जो डायमीटर दैट्स अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स।
उससे बाहर हम नहीं देख सकते। तो दैट्स द कॉस्मिक लिमिट। उसमें हमने जो है ना वो मल्टीपल किस्म की गैलेक्सीज़ देखी हैं। गैलेक्सीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये लेंटिकुलर गैलेक्सीज़ कहलाती हैं, जो कि डिफॉर्म्ड गैलेक्सीज़ हैं, जो कि व्हेन टू गैलेक्सीज कोलाइड तो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। नॉर्मली गैलेक्सीज़ की ये शेप नहीं होती है। गैलेक्सीज़ की बड़ी स्मूथ शेप होती है, लाइक दिस गैलेक्सी। लेकिन जब ये एक दूसरे, तो हमने दो गैलेक्सीज़ को कंप्लीटली मर्ज होते नहीं देखा। लाइक के हम एक टेलीस्कोप को लगा के ये नहीं देख सकते पूरा का पूरा फिनोमेना कि अच्छा ये दो गैलेक्सीज करीब आ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, टकराने के बाद फिर वो एक दूसरे कंप्लीट एक पेयर में नहीं हम देख सकते। लेकिन हमने क्या देखा कि मुख्तलिफ पेयर्स मुख्तलिफ फेजेस में हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा थोड़ा और करीब है, तो हर गैलेक्सी हमें एक स्पेसिफिक फेज बता रही है, फेज ऑफ द मर्जिंग। उससे हमने एक पूरी की पूरी सिम्फनी बना ली, पूरी का पूरा हमने ट्रैक बना लिया कि अच्छा अगर ये फेज़ यहाँ पे होगा, उसके बाद वाला फेज़ ये वाला होगा, उसके बाद वाला फेज़ ये। तो हमने पूरा का पूरा एक ट्रेंड बना लिया कि हाउ गैलेक्सीज कोलाइड विद ईच अदर। और इनकी कोलिजन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट इन दोज गैलेक्सीज दैट आर कोलाइडिंग, दैट्स द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये एक वीडियो उन्हीं गैलेक्सीज को देखते हुए कि किस तरह से मर्ज हो सकती हैं। तो ये एक सिमुलेशन की गई है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ वन गैलेक्सी, उनको सिमुलेट किया फिर विद द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन अनदर गैलेक्सी। तो उन्होंने बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स लिए और एक सुपर यानी कि एक सुपर क्लस्टर जो हमारे हैवी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर इन्होंने जो है ना ये फिर सिमुलेशन की एंड दे केम टू नो कि हाउ गैलेक्सीज कोलाइड। और इसमें जो कोलिजन में हर एक इमेज आपको नज़र आ रही है, उसी तरह की इमेजेस हमें जो है ना वो रियल में मिली हैं। सो इट मीन्स कि दिस सिमुलेशन इज क्लोजर टू द नेचुरल फिनोमेना, इट इज़ नॉट डिफरेंट, इट इज़ द सेम वी आर ऑब्जर्विंग इन द स्काई। और ये ईच डॉट हेयर व्हेन व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग इज अ स्टार। अब देखें कि कुछ स्टार्स दूर जा रहे हैं, कुछ स्टार्स करीब आएंगे। This is how the galactic dance take place. और इन दोनों के ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं जो कि अल्टीमेटली दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। सर इकबाल बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, तारे आवारा ओ कमामीज़, तारे आवारा ओ कमामीज़, तकदीर वजूद है जुदाई। बेहतरीन। लिटरेचर ऐसा ही, लिटरेचर इज़ वेरी क्लोज टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना लिटरेचर पे भी काम किया है। शायरी साइंस को बयान करने का खूबसूरत तरीका है, बिल्कुल। सो दिस इज़ हाउ गैलेक्सीज मर्ज विद ईच अदर। आप देखें कि वी कैन नॉट डिसाइफर कि ये कभी दो डिफरेंट गैलेक्सीज भी थी, दे आर सो स्मूथली। और इनके जो सुपर, और ये वो टाइम होता है जब ब्लैक होल्स जो एक दूसरे के करीब आए हैं वो अब एक ऐसी लिमिट पे आ गए हैं दैट्स कॉल्ड पारसेक प्रॉब्लम। दे आर क्लोजर टू ईच अदर एट 1 पारसेक, ठीक है। और वहाँ पे आके दे स्टक, दे वहाँ पे आके वो होल्ड ऑन हो जाते हैं, दे आर नॉट कमिंग मोर क्लोजर। और फिर जब वो उस लिमिट को क्रॉस करते हैं देन दे रिलीज ग्रेविटेशनल वेव्स दैट आर ऑब्जर्व्ड नाउ। इनको ऑब्जर्व किया गया है यूजिंग पल्सार टाइमिंग अरे, उसके ऊपर बात करेंगे। सो दिस इज़ द चंद्रशेखर डायनामिकल फ्रिक्शन फार्मूला कि जब ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उनकी एनर्जी को लूज करती है, और उस लॉस इन एनर्जी की वजह से दे आर कमिंग मोर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। So this was formulated by Indian astrophysicist known as Chandrasekhar in 1943. Stars, gas particles and black holes lose energy during the interaction with their partners in their gravitational vicinity, also known as gravitational drag. कि उनके दरमियान जब वो एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं तो there is a drag between them. That's called gravitational drag. और उसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो लूज कर रही है and they are coming more close to each other. तो लेकिन जो थ्योरेटिकल वर्क है, जो थ्योरी हमें बताती है वो ये बताती है
कि देर इज़ ए लिमिट, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, दिस इज़ द डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे टाइम है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, ये करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। एक डिस्टेंस आता है दैट्स अराउंड नियर 1 पारसेक। पारसेक लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। इट इज़ अराउंड 3.2 लाइट ईयर्स, बिल्कुल 3.6 लाइट ईयर्स, 3.26, जो कि एक्चुअली दैट्स द आर्क सेकेंड एंगल सबटेंडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को जब हम 1 आर्क सेकेंड के ऊपर देखते हैं तो जो डिस्टेंस हमें नज़र आता है वो 1 पारसेक है। सो एनी हाउ, सो जब ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इस रेंज पे पहुंचते हैं तो उनके दरमियान जो फर्दर क्लोजनेस है, या जो फर्दर उनकी जो एक दूसरे को करीब लाने की जो सलाहियत है वो हाल्ट हो जाती है, वो रुक जाती है। ये थ्योरी बता रही है। और उन्हें फिर कितना टाइम लगता है, कम मोर क्लोजर, 10 to power 10 ईयर्स, यानी कि 10 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं उन ब्लैक होल्स के एक दूसरे के और करीब आने में, कि एक दूसरे के मर्ज हो सकें। यानी कि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आके रुक गए हैं। वो कौन सा डिस्टेंस है? अराउंड 3.26 लाइट ईयर्स। उससे करीब नहीं आ पा रहे। उसकी वजह क्या बताई जाती है? इसको फाइनल पारसेक प्रॉब्लम कहते हैं। और इसकी वजह ये कही जाती है कि वहाँ पे आके दे आर नॉट लूजिंग फर्दर एनर्जी। वो जो ग्रेविटेशनल ड्रैग हमने पीछे पढ़ा, वो जो उनकी इक्वेशंस बता रही थी, वहाँ पे आके वो एक किस्म का इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, स्टेबिलिटी में आ गए हैं, कि दे आर नॉट ड्रैगिंग ईच अदर मोर। ये बताती है हमारी थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है ना। लेकिन वेरी रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड जो कि उस रेंज में हैं जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एमिट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठा कि अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स वो ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो कब उन्होंने कोलिजन, मतलब वो कब एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हुए? 10 बिलियन ईयर से पहले, ठीक है ना। लेकिन द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स वी आर डिटेक्टिंग नाउ, कि हर तरफ से हमें वो सोर्स मिल रहे हैं। इट मीन्स कि सिर्फ अर्ली यूनिवर्स में नहीं कोलिजन हुए, अभी भी कोलिजन हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं। इट मीन्स के, और द थिंग इज के ग्रेविटेशनल वेव्स आर नॉट ट्रैवलिंग लाइक द नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज अ पार्टिकल ट्रैवल करती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स आर ओनली वेव्स। वी हैव नॉट फाउंड द पार्टिकल। दैट्स द मेजर मिस्ट्री इन फिजिक्स, कि जिस दिन हमें ग्रेविटेशनल वेव्स का पार्टिकल मिल गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या पार्टिकल है? काउंटर पार्टिकल, फोटॉन्स होते हैं। तो अभी तक हमें थ्योरेटिकल हमने उसको एक नाम दिया है ग्रेविटॉन का, लेकिन वी डोंट नो। इसीलिए हम जब ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, हम किस तरह हमने डिटेक्ट किया, उसके ऊपर मैं लास्ट स्लाइड उसी के ऊपर मैं अपना इख्तिताम करूँगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हमने डिटेक्ट की है ना, इनकी वेवलेंथ 1 लाइट ईयर के बराबर है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। ये मैं लास्ट में वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी क्लोज सिम्फनी, ना तमाम है। सो द थिंग इज के अब 1 लाइट ईयर वेवलेंथ को हम किस तरह अर्थ पे डिटेक्ट कर सकते हैं? अर्थ का क्या डिस्टेंस है? अराउंड 6400 किलोमीटर्स, और 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर्स। तो अगर हमने 1 लाइट ईयर की वेवलेंथ को डिटेक्ट करना है, तो हमें एक टेलीस्कोप चाहिए जो 1 लाइट ईयर से बड़ी हो, तभी हम एक पूरी वेवलेंथ उसकी डिटेक्ट कर सकेंगे। तो व्हाट सॉल्यूशन वी कम अप विद, हमने अपनी पूरी गैलेक्सी को टेलीस्कोप बना दिया। हमने किस तरह से पूरी अपनी गैलेक्सी को टेलीस्कोप बना दिया? देयर इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट्स कॉल्ड पल्सार्स। Pulsars are the rapidly rotating neutron stars.
न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। न्यूट्रॉन स्टार्स में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आल्दो के न्यूट्रॉन स्टार्स की वैसी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स के टाइप्स हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और उनमें जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दे आर एमिटेड टूवर्ड्स देयर पोल। हमारा जिस तरह अर्थ का पोल है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसी तरह उन न्यूट्रॉन स्टार्स के भी जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे वो एमिट हो रहे हैं और उनकी जो वो पल्सार रेज हैं दे आर कमिंग टूवर्ड्स अर्थ, जो हमारे साथ अलाइंड हैं, जो कि उनकी रेस अर्थ को पहुंचा रहे हैं। दोज पल्सार्स आर डिटेक्टेड इन आवर गैलेक्सी। उनको स्टडी किया गया, उनकी डिस्टेंसेस को मेजर किया गया और किस एंगल पे या किस एरिया ऑफ द गैलेक्सी वो हमारे मौजूद है, वो पूरी उनकी एक इंफॉर्मेशन लेने के बाद व्हाट वी डिड कि अच्छा दिस इज़ द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। कि हो क्या रहा है कि जब ग्रेविटेशनल वेव्स गुजरेंगी फ्रॉम द स्पेस तो दीज आर द डिटेक्टर्स ऑन अर्थ, या अभी तक जो हमने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की थी कि उनसे जो रेज लेज़र्स हम एक्चुअली एक सोर्स से पास करते हैं जो कि दूसरे सोर्स में डिटेक्ट होती है, तो दे आर इन फेज, दीज लेजर्स आर इन फेज, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिपल्शन देयर इज सम प्रोपगेशन इन द स्पेस टाइम, जब उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो ये जो लेज़र है वो इन फेज नहीं रहती, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन स्पेस टाइम वो आउट ऑफ फेज हो जाती है और हमें फिर यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होती वो लाइट, लेज़र लाइट, वो होती बहुत फीबल है। दैट्स वाई दीज डिटेक्टर्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड कि इसमें कोई सिस्मिक वेव्स ना हो, यानी कि अर्थक्वेक की वेव्स ना हो, बल्कि वो स्पेसिफिक स्पेस से आ रही हों वेव्स। तो इन दैट वे वी एक्चुअली डिटेक्टेड gravitational waves due to neutron stars and black hole, stellar black hole merging। क्योंकि स्टेलर ब्लैक होल्स में और न्यूट्रॉन स्टार्स में जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं दे आर वेरी फास्टली रोटेटिंग टू ईच अदर, तो जब वो कोलाइड करते हैं उनसे जो एमिट होती है ना ग्रेविटेशनल वेव्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत हाई होती है, यानी कि उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, मीटर्स या किलोमीटर्स में होती है, जो कि ईजिली डिटेक्टेबल है ऑन अर्थ। लेकिन जब आप लाइट ईयर्स की वेवलेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें फिर क्या चाहिए, पल्सार्स चाहिए, और पल्सार्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर ये डिटेक्टर्स काम कर रहे थे। इन पल्सार्स इनको हम कहते हैं पल्सार टाइमिंग, कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उनकी जो वो बीम है वो अर्थ की तरफ शिफ्ट होती है, और जिस तरह लाइट हाउस है, लाइट हाउस रोटेट करता है लेकिन उसकी जो बीम है वो एक स्पेसिफिक एरिया को एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हिट करती है, उसके बाद वो आगे मूव कर जाती है, फिर स्पेसिफिक टाइम के बाद हिट करती है, तो एक टाइमिंग आपके पास आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि इसकी रोटेशन पीरियड क्या है। तो इनकी टाइमिंग्स को देखते हुए आप उनका रोटेशन पीरियड निकाल लेते हो। तो एक पल्सार का रोटेशन पीरियड आपने निकाला, फिर एक और डिस्टेंस के ऊपर एक और एंगल के ऊपर पल्सार था उसका भी आपने पीरियड निकाला, दोनों के पीरियड अब सिंक्रोनाइज हैं। लेकिन जैसे ही उस स्पेस के अंदर से ग्रेविटेशनल वेव्स गुजरेंगी तो उनकी सिंक्रोनिसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इन मिली सेकेंड्स। वो जो सिंक्रोनिसी में जो डिफरेंस आता है दैट्स द डिटेक्शन, दैट्स द प्रूफ ऑफ डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एमिट करते हैं। क्योंकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आर ऑल्दो मैस बहुत ज़्यादा लेकिन दे आर वेरी स्लो, उसकी वजह से उनकी जो एमिशन होगी ना, जब मैथमेटिकली निकाली जाती है कि इन मैसिव ब्लैक होल से एमिशन जो होगी ग्रेविटेशनल वेव्स की, उनकी वेवलेंथ क्या निकलनी चाहिए, तो वो लाइट ईयर्स के अंदर वेवलेंथ होती है। और ये भी जो डिटेक्ट हुए हैं इनकी भी वेवलेंथ लाइट ईयर्स के अंदर है। एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू डिसाइफर कि ये इनका सोर्स क्या है, इन ग्रेविटेशनल वेव्स का सोर्स क्या है। सो मोर लॉन्गर वेवलेंथ वी आर डिटेक्टिंग, द मोर मैसिव सोर्सेज वी आर एक्चुअली एबल टू ऑब्जर्व। तो हम अर्ली यूनिवर्स के अंदर जा रहे हैं, जब मैसिव स्टार्स थे, गैलेक्सीज वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोज वर क्लाइडिंग विद ईच अदर एंड मेकिंग लार्जर स्ट्रक्चर्स। तो हम कॉस्मोलॉजी के उस फेज में हैं जिसको हमने डार्क एरा कहा था, डार्क एजेस, कि जब लाइट तो नहीं एमिट हो पा रही थी
ठीक है ना, ईपॉक जो रियनाइजेशन के बाद। तो लाइट के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स तो इमिट हो पा रही थी ना। तो नाउ वी आर ऑन इन ए पोजीशन कि हम उस टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखें। लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि अब हमने इनको डिसाइफर किस तरह से करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम फोटॉन्स के तौर पे डिसाइफर करते हैं ना, कि इसकी क्या एनर्जी है उस फोटोन की, वो कहाँ से चला था, क्या उसने इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमारे पास सिवाय इसकी वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी के वी डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन, और हमें यह भी नहीं पता लग पाता कि किस डायरेक्शन से आ रही है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। स्पीड पता है? स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, इसकी वेव की भी स्पीड ऑफ लाइट? जी बिल्कुल। तो इसको दिस इज़ द सिंक्रोनेसी, ये जिसके ऊपर इन्होंने सारा काम किया कि किस तरह से वो जो पल्सार्स हैं उनकी सिंक्रोनेसी आपस में डिस्टर्ब होती है, एट व्हाट एंगल, और उनकी कहाँ पे मैक्सिमम होती है सिंक्रोनेसी। जब वो एक दूसरे के इन फेज़ होते हैं तो उनकी सिंक्रोनेसी मैक्सिमम होती है, और जब वो आउट ऑफ फेज़ हैं तो उनकी सिंक्रोनेसी बिल्कुल दे आर नॉट इन फेज़, तो टोटली आउट ऑफ फेज़ हैं तो उनकी लाइट जो है ना हमें डिटेक्ट ही नहीं होती। लेकिन जब वो ग्रेविटेशनल वेव्स गुजरती हैं तो उनमें डिस्टर्बेंस आती है, एंड दैट डिस्टर्बेंस इज़ एक्चुअली द प्रूफ ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। अभी एक नेक्स्ट मिशन वो भेज रहे हैं, उसे स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी कहा जा रहा है, ईलिसा के नाम से। देयर इज इंटरफेरोमेट्री फॉर स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि दीज आर द 3 डिटेक्टर्स जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बट आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो इतना लार्ज है कि दीज डिटेक्टर्स कैन एक्चुअली डिटेक्ट लार्जर वेवलेंथ ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये बिल्कुल उसी फिनोमेना के ऊपर काम कर रहा है कि इसकी लेज़र जो है वो इसके पहुंच रही है, इसकी लेज़र इसको पहुंच रही है, एंड दीज आर इन फेज। और जैसे ही देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस टाइम, तो उनकी जो इन फेज लाइट है वो डिस्टर्ब होगी, एंड दे वॉन्ट बी एबल टू डिटेक्ट देयर लाइट्स, एंड दैट वुड बी द प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये अर्ली 1930s में दे आर प्लानिंग टू सेंड दिस मिशन। अभी इन्होंने इसका टेस्ट मिशन भेजा है 2030, सॉरी 2030, माय बैड। So this is it from my side. Thank you so much for listening. I hope so कि I tried my best कि ग्रेविटेशनल वेव्स को मैं मैक्सिमम तौर पे एक्सप्लेन कर सकूं, और किस तरह हम इसे डिटेक्ट करते हैं, और पल्सार टाइमिंग्स किस तरह हमें हेल्प आउट कर रही हैं, और हाउ वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग द गैलेक्सी इनटू द ऑब्जर्वेटरी। सो आई वुड से कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट। हम कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, कि हमारी एक लिमिटेशन है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा फैसिनेटिंग है यूनिवर्स, एंड इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। द मोर वी गेट क्लोजर टू द यूनिवर्स, द मोर इट एक्चुअली बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल टू अस, और हम उसको किस तरह डिसाइफर कर सकते हैं, दैट्स बिकम मोर ईजी फॉर अस। अच्छा जी, 2015 में जब ये पहली दफ़ा डिटेक्ट की, राइट, तो उससे पहले एक कैलकुलेशन थी कि ये वेव हमारी तरफ आ रही है, या डिटेक्ट ये होने वाली है। तो वो हमें पता कैसे चला? क्योंकि अगर ये वेव ट्रैवल ही कर रही है एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो कोई चीज़ हमने देखी भी नहीं होगी कि भाई ये एक कोलिजन हुआ या कुछ चीज़ हुई है जिससे ये वेव निकली है और अब ये इस पॉइंट पे आएगी। लेकिन हमें वो बिल्कुल हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके लिए हम तैयार हुए और वो हमने डिटेक्ट की। तो ये कैसे हुआ? बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक सोर्स से एमिट होती हैं, दैट्स द न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स। तो दो न्यूट्रॉन स्टार से जो एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनकी लाइट को ये डिटेक्ट कर रहे थे। तो जब भी एक स्टार दूसरे स्टार के आगे आता है तो देयर इज़ सम डिप, जिस तरह के हम एक्सोप्लैनेट्स पे फाइंड करते हैं। तो वो अपनी ऑप्टिकल टेलीस्कोप या जो इनकी नॉर्मल टेलीस्कोप है उसके थ्रू उसकी लाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड दे न्यू के दोज न्यूट्रॉन स्टार्स आर कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इन नियर फ्यूचर दे वुड मर्ज विद ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ ऑर्बिटल डिके, कि किस रेट से। और उन्हें पता था, दे एक्चुअली न्यू टू द मेरे ख्याल में मीटर्स के अंदर उन्हें पता था कि कितने मीटर्स से वो जो है ना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली न्यू द एग्जैक्ट टाइमिंग, कि किस टाइम पे हमें जो है ना इसकी ग्रेविटेशनल वेव्स मिलनी चाहिए
और उसी के साथ उन्हें फिर उसका कैटाक्लिज्मिक वो इवेंट भी हुआ, तो हमें उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मिली। उन्होंने पूरी एक कर्व बनाई जो कि 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर से कर्व बनती है कि कितनी लाइट इमिट होनी चाहिए, कितनी एनर्जी उन्होंने रिलीज़ की है, और इन द सेम टाइम उन्होंने फिर उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट किया था। I just forgot. Okay, I was gonna ask you, when gravitational waves are detected, and you said there are pulsars present there, right? So क्योंकि वो space time fabric से गुजर रहे होते हैं, तो doesn't it stretch and compress time as it moves, as the gravitational waves move? Actually, they stretch both things at the same time, space and time as well. और जो लाइट है वो तो स्पेस से ही गुजर रही है ना, जो हम लाइट डिटेक्ट कर रहे हैं। अब देखें कि एक पल्सार से हमें लाइट मिल रही है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और दूसरा पल्सार जो है वो एक अलग एंगल से हमें लाइट दे रहा है एट स्पेसिफिक टाइम, और वो क्योंकि रोटेट कर रहा है तो उसकी जो पल्सेस हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमें मिल रही हैं, और वो टाइम पीरियड डिस्टर्ब होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग। इसका नहीं उस तरह से डिस्टर्ब होगा क्योंकि हो सकता है कि वो इस साइड से आ रही हैं वेव्स, इस साइड से नहीं आ रही, तो इसका डिस्टर्ब हुआ, इसका नहीं हुआ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द फेज एंगल बिटवीन दैम। जितना कम फेज एंगल होगा उतना हमारे लिए मुश्किल है, जितना फेज एंगल बढ़ता रहेगा उतना हमारे लिए ईजी है, क्योंकि हमें फिर पता है कि किस पार्ट ऑफ स्काई से वो वेव्स ज़्यादा एमिट हुई हैं या किस पार्ट ऑफ वेव से वो सोर्स किस साइड पे है। Also, क्या कहते हैं, you said कि if we find an atom for gravitational waves, हमें particle हम उसको measure कर सकेंगे, that's what you said, right? So अगर हमें particle मिल गया उसके लिए, would that also be the particle for space-time fabric and then also dark energy? We don't know anything about dark energy. No, we don't know anything about dark matter. That's half of the universe, right? So like not more than half. More than half of the Actually, universe. 95% of the universe is dark matter, dark Almost energy. all the universe, right? But अगर हम space-time fabric का particle ढूंढ लें, we will also be able to find. Actually, that's a very valid question. लेकिन अगर हम gravity यानी कि gravitational waves जो कि graviton का concept लेके आती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो gravity का जो उसकी fundamental है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है टू अट्रैक्ट। सो ग्रेविटी इज मोर क्लोजर टू डार्क मैटर। तो अगर हम कामयाब भी हुए तो हो सकता है कि ग्रेविटॉन इज लिंक्ड टू डार्क मैटर बिकॉज इट बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टी, ऑल दो कि वो बहुत डिफरेंट उसमें हैं, कंपोजिशन में है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन है डार्क मैटर की एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैटर। लेकिन जब हम डार्क एनर्जी की बात करते हैं तो वो एक टोटली डिफरेंट फिनोमेना है। जो नॉर्मल ग्रेविटी है ना वो तो सिर्फ बेंडिंग कर सकती है ना, डेट्स ओनली स्ट्रेचिंग, बेंडिंग द स्पेस टाइम कर्वेचर। जो डार्क एनर्जी है वो तो स्पेस को नई स्पेस पैदा कर रही है, डेट्स प्रोड्यूसिंग न्यू स्पेस विद इन स्पेस, यानी कि वो स्पेस को स्ट्रेच करती जा रही है। इट हैज़ टोटली डिफरेंट यू कैन से कि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं। और सेकेंडली इट इज़ द रिपल्सिव फोर्स, तो वी डोंट नो कि उसका क्या पार्टिकल है, हम तो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। तो इसकी एक्चुअली वेव्स तो हैं ना, उसका तो ना वेव ना कुछ, बस यही है कि वो स्ट्रेच कर रही है यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, और विद टाइम वो एक्सपेंशन और बढ़ती जा रही है, जो कि हमें ये बता रही है कि डार्क एनर्जी इंक्रीजिंग विद टाइम, कि वक्त के साथ साथ डार्क एनर्जी का जो कांस्टेंट है, जिसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, इट इज़ नॉट कांस्टेंट बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट एक्सेलरेटेड स्टेट। तो कमिंग बैक, तो वो ग्रेविटॉन जो है वो हमें बेसिक जो ग्रेविटी का कंसेप्ट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देगा, बट आई डोंट नो कि वो हमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का कोई इतना ज़्यादा बताने की उसमें इतनी सलाहियत होगी। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी वो मिस्ट्री रिजोल्यूशन होगी, एंड वी वुड बी मच क्लोजर टू कंबाइनिंग ऑल द फोर्सेस, क्योंकि बाकी तीनों फोर्सेस के हमें पार्टिकल्स पता है, तीनों फोर्सेस किस तरह बिहेव करती हैं, लेकिन ग्रेविटी जो है वो उनके अंदर मिक्स नहीं हो रही। इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद ऑल थ्री अदर फोर्सेस।
और जिस दिन मिल गई, जब ये चारों फोर्सेस कंबाइन हो गई, दैट्स एक्चुअली मेरे ख्याल में उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ यूनिफाइड थ्योरी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी की हम बात करते हैं, बिल्कुल, जो कि अर्ली यूनिवर्स में यही था। जब बिग बैंग हुआ था तो चारों फोर्सेस इकट्ठी थी, ट्रिलियंथ एंड ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, यानी कि आफ्टर बिग बैंग ट्रिलियंथ एंड ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड ऑल फोर्सेस वर कंबाइंड। लेकिन जैसे वो ट्रिलियंथ ऑफ सेकेंड पास आउट हुआ तो सबसे पहले जो फोर्स अलहदा हुई थी दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी तीनों फोर्स कंबाइंड थी, लेकिन सबसे पहले जो ट्रिलियन और ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा 10⁻⁻⁴ सेकंड प्लैंक टाइम से पहले सब कंबाइन थी। प्लैंक टाइम बहुत ही कम 10⁻⁴ समथिंग होता है। बिल्कुल। और एक और चीज मैं जरा वो थोड़ी सी करेक्ट कर दूं, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट ही है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फिलहाल जितना हमें पता है। अच्छा। लेकिन वो कांस्टेंट भी है, उसकी वजह से भी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ना डेंसिटी उसकी कांस्टेंट है हर जगह। तो जैसे यूनिवर्स का साइज बढ़ता है, डेंसिटी सेम है, तो उसका कंटेंट बढ़ता रहेगा। अच्छा। लेकिन डेंसिटी उसकी सेम रहेगी। फिर अब इक्वेशन सॉल्व करें, कोई ऐसा कंपोनेंट डाल दें जिसकी एनर्जी डेंसिटी कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब चेंज ही नहीं होती, उससे फिर एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन होगी। देयर इज अनदर कांसेप्ट के नाउ डार्क एनर्जी इज डोमिनेटिंग डार्क मैटर एंड नॉर्मल मैटर, कि उसका यूनिवर्स में जो डोमिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ना, क्योंकि जितनी यूनिवर्स बढ़ रही है डेंसिटी कांस्टेंट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह इमेजिन करें ना, कोई आपके पास एक कंटेनर है पानी का, जी, उसके अंदर आप डेंसिटी सेम रखें पानी की, और वॉल्यूम उसकी बढ़ाते रहें, इसका मतलब है कंटेंट बढ़ता रहेगा, मास उसका बढ़ता चाहे जितना मर्जी बोतल बड़ी कर लें आप, डेंसिटी अगर आपने सेम ही रखनी है पानी की बोतल के अंदर, तो जैसे जैसे बोतल बढ़ाएंगे उसका मैस सेम नहीं रह सकता, पानी को भी बढ़ना पड़ेगा बोतल के साथ। उसी तरह ये बात है डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी की डेंसिटी सेम है कायनात में, कायनात बढ़ती जा रही है, डबल हुई कायनात फॉर एग्जांपल, डेंसिटी सेम ही रहनी है, इसका मतलब है डार्क एनर्जी भी डबल हो गई तादाद में, हालांकि डेंसिटी सेम है, क्योंकि उसकी तादाद डबल हुई, वॉल्यूम भी डबल हुआ, 2/2 कैंसिल हो गया, डेंसिटी तो सेम ही रही, मिकदार उसकी बढ़ गई, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, डबल हुआ, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डबल हुआ, मैस भी डबल हुआ, इसलिए डोमिनेट कर रही है। क्योंकि जैसे शुरू में यूनिवर्स बहुत छोटी सी थी तो डार्क एनर्जी भी थोड़ी सी थी उसके अंदर, हालांकि डेंसिटी सेम थी जो अब है, लेकिन अब इतनी बड़ी हो गई है यूनिवर्स की, उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है डार्क एनर्जी की, इसलिए वो डोमिनेट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, ऑल्दो ये थोड़ा सा हट गया, लेकिन दैट्स वेरी फैसिनेटिंग कंसेप्ट कि अर्ली यूनिवर्स, वेरी अर्ली यूनिवर्स में जब एक्सपेंशन रेट बहुत हाई था, जब जो यूनिवर्स है वो ट्रिलियंस ऑफ टाइम एक्सपेंड हुई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इन्फ्लेशन पीरियड, तो उसमें कहा जाता है कि डार्क एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस था या उसकी जो मिकदार थी वो ज़्यादा थी। वो डार्क एनर्जी नहीं थी, वो इन्फ्लेटॉन फील्ड की वजह से इन्फ्लेशन हुई थी, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। डार्क एनर्जी अलग चीज़ है, लेकिन उनका अमल एक जैसा ही है, इन्फ्लेशन का भी और डार्क एनर्जी का भी। लेकिन डार्क एनर्जी बहुत वीक है एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में तो मेरे ख्याल से कोई 10⁻42 सेकेंड्स के अंदर 100 गुना उसकी डबलिंग, 100 दफ़ा डबलिंग हुई थी यूनिवर्स के साइज की, डबल 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 100 दफ़ा, 100 टाइम्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, 10⁻42 सेकंड्स के अराउंड में, इसको मतलब इन्फ्लेशनरी एरा कहते हैं ऐसे। तो वो भी सेम चीज़ थी, ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी, वो भी इन्फ्लेटॉन फील्ड थी, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट थी यूनिवर्स में। तो जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, किसी चीज़ का रेट होता है, अगर वो उसकी तादाद के बराबर हो तो फिर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आता है ना, तो इसमें भी यही सेम चीज़ है इसके अंदर। तो डार्क एनर्जी की डेंसिटी कांस्टेंट है, उसको आप इक्वेशन सॉल्व करें कि यार कितनी स्पीड से एक्सपैंड होगी, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मिलता है आपको बेसिकली। लेकिन इसकी पावर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन, बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन हो रही है, कोई इतनी खास एक्सेलरेशन नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन इट्स द सेम। तो डार्क कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एज ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर अभी जब डिस्कशन शुरू हो रही है ना, दोबारा से डिबेट खुल रही है एज ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर, तो वो जो लैम्डा सीडीएम मॉडल है, तो उसके अंदर कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस होने की ज़रूरत है, और उसमें वो अब डार्क एनर्जी की जो कंटेंट है या उसकी जो क्वांटिटी है या जिसको हम फिक्स किए हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरिंग। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो एनर्जी, वो मतलब उसकी तादाद है, वो तो इंक्रीज ही हो रही है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सेम है, लेकिन जो तादाद है डार्क एनर्जी की वो तो इंक्रीज हो रही है ना, जिस तरह मैंने बात की। वो तो ठीक है, वो तो पहले भी उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, लेकिन द वे द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, पहली चीज़ कि एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करिए, सेकेंडली द टाइप्स ऑफ
early galaxies, evolved galaxies या massive galaxies we have detected using JWST. So now question has arisen in the cosmological community, cosmologist community के जो हम मॉडल लेते हैं लैम्डा CDM जो कि कॉस्मोस को या यूनिवर्स को जो एक्सप्लेन करता है, उसमें जो लैम्डा की वैल्यू है दैट्स नॉट कांस्टेंट। नहीं ये आपने कहाँ से सुन लिया? ना डिबेट चल रही है ना इस पे नहीं है। इस पे मतलब लेटेस्ट आइडियाज जो आए हुए हैं ना, वो क्विंटेसेंस का आइडिया आया हुआ है, उसमें लैम्डा, उसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट चेंज भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन वो भी प्रूवन नहीं है। उस पे प्रूव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा प्रूव हो गया, लेकिन नई डिबेट इसके ऊपर लैम्डा CDM का मतलब ही है, लैम्डा का मतलब है लैम्डा कांस्टेंट है। लैम्डा का जो उसका जो लेटर है वो कांस्टेंट के लिए आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। फ्लैट यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन करता है। हाँ नहीं, हाँ एग्जैक्टली फ्लैट, क्योंकि फ्लैटनेस ऑब्जर्व हुई थी तो उसके लिए फिर हमें लैम्डा डालना पड़ा, और वो लेकिन अभी खैर वो नहीं है, इसको बाद में करते हैं। क्या था ये पार्ट जो हिग्स बोसॉन इज अ पार्टिकल दैट गिव्स मास टू एवरी पार्टिकल या एवरी। अच्छा तो ये कोई ग्रेविटॉन से रिलेटेड नहीं है। इट गिव्स मास टू द पार्टिकल, किसी भी चीज़ को जो मास मिलता है, जो मास कैलकुलेट करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द हिग्स बोसॉन, एंड दैट्स द आई वुड से कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज डिस्कवर्ड। किस लिहाज से? हिग्स बोसॉन जो साइज स्मॉलेस्ट नहीं है, उसका काफी मास है, 125 GeV उसका मास है। साइज के हवाले से साइज तो उसका नहीं है, साइज तो पॉइंट पार्टिकल है। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट पार्टिकल है, उसके अंदर कोई और चीज नहीं है वही ना फंडामेंटल पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल कोई साइज नहीं होता। एग्जैक्टली हम नहीं कहते 10⁻15 मीटर है, तो उसके अंदर क्या है, वो फंडामेंटल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल यार, उनमें क्वार्क्स आ जाते हैं। शुरू हो जाता हूँ मैं, मुझे कहते हैं यार तुम पूरी कहानी सुना रहे हो, और उस पे विदाउट माइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, उसके अंदर और पार्टिकल्स हमें मिल चुके हैं, क्वार्क्स मिल चुके हैं, इसलिए वो जो है हम उनका एक साइज हमने मुकर्रर कर दिया 10⁻15 जितना हमें मेजरमेंट्स लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई चीज़, अब कोई इंडिकेशन नहीं उसके अंदर भी कोई चीज़ है, तो फिर उसको हम अज्यूम करते हैं कि बस ये जीरो से पॉइंट पार्टिकल। लेकिन अगर हम हिग्स बोसॉन्स की बात करते हैं जो कि मास देता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, क्वार्क्स का भी मास है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बना रहे हैं, तो जो हिग्स बोसॉन्स हैं दैट्स आर रिजाइडिंग इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। नहीं रिजाइडिंग नहीं, मतलब फिजिक्स के अंदर ना पार्टिकल फंडामेंटल नहीं होता। जिस तरह जिन्होंने मीर फैसल की भी टॉक अटेंड की थी, बड़े मज़े की टॉक थी उनकी, आपने भी की थी, तो उसमें भी वो कह रहे थे कि पार्टिकल्स, अब मटीरियलिज्म ख़त्म हो गया है हमारी फिलोसफी से ना, साइंस की। मटीरियलिज्म अब नहीं एग्जिस्ट करता, अब फिजिकलिज्म आ गया। तो मटीरियलिज्म का क्या मतलब है, मादा एग्जिस्ट करता है, मादा फंडामेंटल, हमें सॉलिड चीज़ें हमें नज़र आती हैं हर जगह, जो हमारा कॉमन सेंस है चलता आ रहा है। लेकिन जब से हमें पता चला कि पार्टिकल्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, पॉप आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, खुद ब खुद होते रहते हैं, उससे खत्म होगी मटेरियलिज्म। कोई भी चीज की, मादे की क्वांटम लेवल वो नहीं है, इसकी परसिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, ये फंडामेंटल चीज, असल चीज क्वांटम फील्ड्स है। तो ये जो हिग्स बोसॉन की, ये असल में हिग्स फील्ड है, उसकी बस एक्साइटेशन को हम कहते हैं कि हिग्स बोसॉन है। वो फंडामेंटल, जिस तरह समंदर है उसके अंदर कभी कभार वेव्स बन जाती हैं, लहरें बन जाती हैं, कभी ऊपर आ रही कभी नीचे आ रही हैं, वो फंडामेंटल नहीं होती, वो आ रही हैं जा रही हैं, असल चीज वो पानी है। उस तरह क्वांटम फील्ड्स फंडामेंटल है। हाँ, तो वो ये हिग्स फील्ड के थ्रू, हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की। इलेक्ट्रॉन फील्ड अपनी है, अब क्वार्क्स की अपनी फील्ड है, सबकी अपनी फील्ड है, उनकी कपलिंग होती है आपस में फील्ड्स की। फिर कुछ फील्ड्स की हिग्स फील्ड के साथ कपलिंग नहीं होती, वो मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह फोटोन है। फोटोन डजंट कपल विद द हिग्स फील्ड, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स मैसलेस। जो फील्ड जितनी स्ट्रांगली कपल होती है हिग्स फील्ड के, उसको उतना उसके एक्साइटेशन का उतना मैस होता है, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। आपने फिजिक्स एक्सप्लेन की है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।